हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणेश रेडियोग्राफर में आप सभी का स्वागत है। ये फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रुप 5 रेडियोग्राफर एंड एक्सरे टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का पार्ट 6। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से 60 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आज का 51। ठीक है, 51 क्वेश्चन है, the structural layer in the arteries that separate the blood from the blood vessels proper is called। मतलब रक्त वाहिकाओं से रक्त को अलग करने वाली धमनियों में जो संरचनात्मक परत या लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, हमें ये देखना है। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ट्यूनिका इंटीमा। इसे हम देख लेते हैं, डायग्राम के अनुसार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहरी लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहरी लेयर, ट्यूनिका मीडिया मध्य लेयर और ट्यूनिका इंटीमा ये वो लेयर होती है जो ब्लड को सेपरेट करने वाली संरचनात्मक लेयर होती है। ठीक है, जो ब्लड को सेपरेट करती है। ठीक, इसके और आंतरिक भाग में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, ये ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है ट्यूनिका इंटीमा। ठीक, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल मेम्ब्रेन इज, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कोशिका एक सेल होती है, उसमें सभी में मतलब सभी कोशिकाओं में कोशिका मेम्ब्रेन या वो कोशिकाएं झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, उसे सेल मेम्ब्रेन को मतलब कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक, ये मेन पॉइंट है, दो याद रखना। ठीक, इसी कोशिका में एक लेयर होती है जिसका नाम होता है लिपिड, लिपिड बाई लेयर। लिपिड बाई लेयर एक कोशिका में लेयर होती है जो सेमी पारगम्य मतलब अर्धपारगम्य होती है। ठीक, अर्धपारगम्य होती है, जिसके जो कोशिका में पदार्थ और जो आयंस होते हैं उन्हें परिवहन करने, इसके अंदर से परिवहन करते हैं। ठीक है, और उस परिवहन को नियंत्रण करने का कार्य भी यही करती, कोशिका झिल्ली में नियंत्रण करती है ये लिपिड बाई लेयर। उस परिवहन का नियंत्रण भी इसी में होता है, इस लेयर में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सिलेक्टिवली परमीबियल, सेमी परमीबियल और परमीबियल और इम्परमीबियल। ठीक है, तो अर्धपारगम्य, पारगम्य या अपारगम्य या चयनित रूप से पारगम्य। तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है जो अर्धपारगम्य होती है। जो लिपिड बाई लेयर होती है वो अर्धपारगम्य होती है, जिसमें पदार्थ का परिवहन होता है। ठीक, ये ध्यान रखना, और उसे नियंत्रण करने का कार्य भी इसी का होता है, लिपिड बाई लेयर का। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है। ठीक, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। हायर ऑफ द टारगेट एटम्स विल बी द इफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। लक्षित परमाणुओं का जितना अधिक होगा एक्सरे के उत्पादन की दक्षता उतनी ही होगी। हमें ये रिक्त स्थान को फिल करना है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर या ग्रेटर मास नंबर या एवरेज डेंसिटी ग्रेटर या एटॉमिक नंबर एवरेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखना, हायर एटॉमिक नंबर मतलब लक्षित परमाणुओं की जो परमाणु संख्या जितनी अधिक होगी, ठीक है, जितनी अधिक होगी एक्सरे के उत्पादन की दक्षता या क्षमता मतलब उतनी ही अधिक होगी। ठीक, ये ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर जितना अधिक होगा उतने ही अधिक एक्सरे की पेनिट्रेशन या दक्षता अधिक होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक,
एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर ऑफ द ग्रेट एटम्स, ठीक है, विल बी द इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, मतलब जितना अधिक परमाणु संख्या होगा, ठीक, एटम के, उतना ही अधिक एक्सरे का प्रोडक्शन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। द मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू, द मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू विच कैन बी ऑब्टेन्ड विथ द ए स्पेसिफिक रेडियोग्राफिक सिस्टम इज जनरली लिमिटेड विथ, एक दृश्य क्षेत्र जिसे एक विशिष्ट रेडियोग्राफी प्रणाली के साथ प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर तक सीमित होता है। इसमें भी जो रिक्त स्थान दिया है उसे फिल करना है, मतलब इसमें से कौन सा सही, ऑप्शन 4 में से कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो एक दृश्य क्षेत्र होता है जिसे एक विशिष्ट रेडियोग्राफिक प्रणाली के साथ प्राप्त करना, मतलब विशिष्ट मतलब अच्छा स्पेसिफिक रेडियोग्राफिक सिस्टम के लिए मतलब जो साथ प्राप्त करना है अपने को, किया जा सकता है, किसके लिए, तो आमतौर पर किसका, कौन, मतलब ऑप्शन में से कौन सीमित होना चाहिए, ठीक है। तो फोकल स्पॉट साइज, एनोड एंगल, एनोड साइज या फोकल स्पॉट वेथ, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि एक दृश्य क्षेत्र जिसे एक विशिष्ट रेडियोग्राफिक प्रणाली के साथ प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर फोकल स्पॉट साइज तक सीमित होता है, ठीक है, तक एक सीमित होता है, ठीक। फोकल स्पॉट देख एक क्षेत्र, दृश्य ये क्षेत्र जिसे एक विशिष्ट रेडियोग्राफिक प्रणाली के साथ प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर उसे सीमित किया जा सकता है, मतलब फोकल स्पॉट साइज तक सीमित किया जा सकता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। फोकल स्पॉट, अब हम जो रेडियोग्राफी प्रणाली, हम दृश्य प्रकाश मतलब दृश्य क्षेत्र होता है, उसे रेडियोग्राफी प्रणाली मतलब हम रेडियोग्राफी लेना है तो उसे एक सीमित तक अपन, आमतौर पर एक सीमा होती है, उसके अंदर ही ले सकते हैं। तो जो अपना कोलीमीटर होता है उसका फोकल स्पॉट साइज जो होगा उसके सीमित ही अपन रेडियोग्राफी ले सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखें। इसके लिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकल स्पॉट साइज, ठीक। इसी में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अल्सो कॉल, मतलब प्रकाश वैद्युतीय फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को भी कहा जाता है, मतलब और किस नाम से जाना जाता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को, तो हर्टज इफेक्ट या आंगर प्रभाव या इफेक्ट या एडिशन इफेक्ट या एब्जॉर्प्शन इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है ऑप्शन नंबर हर्टज इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसे ही हर्टज इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, लेकिन इसे अमेरिकन इंग्लिश में हर्टज इफेक्ट कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये ध्यान रखना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अल्सो कॉल, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये को और भी किस नाम से, मतलब और किस नाम से जाना जाता है हमें वो देखना है। तो हर्टज इफेक्ट भी कहा जाता है, जो अमेरिकन इंग्लिश में हर्टज इफेक्ट कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक, ये देखना है, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 56 क्वेश्चन है हमारा। मैग्निफिकेशन इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन, मतलब कि वृद्धि के साथ आवर्धन बढ़ता है, मतलब किसकी वृद्धि के साथ आवर्धन मैग्निफिकेशन बढ़ता है, ठीक, हमें ये देखना है। तो SOD, ऑब्जेक्ट साइज, OID या SID, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा विथ द इंक्रीज इन, मतलब जो इमेज का जो मैग्निफिकेशन जो बड़ा मतलब मैग्निफिकेशन होगा वो किसको बढ़ाने से इमेज का मैग्निफिकेशन होगा, ये देखना है। तो जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट से जो इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, वो जितनी मतलब इंक्रीज होगी, मतलब डिस्टेंस जितनी अधिक होगी
मैग्नीफिकेशन, इमेज की मैग्नीफिकेशन उतना ही अधिक होगा, ये ध्यान रखना। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इंक्रीज होगी तो मैग्नीफिकेशन भी इंक्रीज होगा इमेज का, ठीक, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे अपन सोच लो कि यहाँ पे हमारा ये इमेज है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से मतलब हमें किसी पार्ट का एक्सरे करना है, तो अगर ये यहाँ पे पास में रहेगा तो ये इसमें कोई मैग्नीफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये इनके बीच जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होगी जितनी अधिक होगी उसका इमेज मैग्नीफिकेशन होगा, क्योंकि ये किरणें फैलेगी, ठीक, उतना ही अधिक मैग्नीफिकेशन होगा। ये एक्सरे ट्यूब है मान लो, ठीक है। यहाँ से जो फोकस जाएगा, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इमेज यहाँ पे है, इमेज रिसेप्टर, तो ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इमेज मतलब मैग्नीफिकेशन होगी इमेज, ये ध्यान रखना। जितनी अधिक इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होगी या डिस्टेंस होगी, जितनी अधिक दूरी डिस्टेंस होगी उतनी मैग्नीफिकेशन इमेज मैग्नीफाई होगी, ठीक, ये ध्यान रखना है। इसी में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। 57 क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट ट्रांसफार्मर लॉ, मतलब ट्रांसफार्मर के नियम में कौन सा मतलब ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ट्रांसफार्मर नियम के बारे में सही है, तो हमें देखना है। ऑप्शन ए, द वोल्टेज इन द टू सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू कॉइल्स, ठीक। ऑप्शन बी है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड केवी पी एंड टाइम। ऑप्शन सी है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ऑप्शन डी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रांसफार्मर नियम के बारे में सही कथन अपने देखना है, तो दो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दो परिपथों में वोल्टेज दो कुंडलियों में घुमावों की संख्या के अनुपातिक होता है, ठीक, ये करेक्ट ऑप्शन है। द वोल्टेज इन द टू सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू कॉइल्स, दो परिपथों में वोल्टेज दो कुंडलियों में घुमावों की संख्या के अनुपातिक होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, नियम है ट्रांसफार्मर के संबंध में, ठीक। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नॉट यूज्ड इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग, मतलब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज नहीं किया जाता है, ठीक। ये देखना, निम्नलिखित में से किस एक अपवाद को छोड़कर डायग्नोस्टिक इमेजिंग में विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, एक को छोड़कर बाकी तीनों का किया जाता है, ये देखना हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारे गामा रेज, एक्सरे रेज और कॉस्मिक रेज और रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी तो यूज़ किया जाता है, ठीक है, और एक्सरे भी किया जाता है, मेडिकल हॉस्पिटलों में एक्सरे के संबंध में डायग्नोस्टिक इमेजिंग में किया जाता है, गामा रेज का भी किया जाता है रेडियोथेरेपी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें, ठीक है। कॉस्मिक किरणें ये उच्च ऊर्जा कण होती है, ठीक है, उच्च ऊर्जा कण होती है और जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के भारी
वायुमंडल की बाहरी परत तक आती है, ठीक, कॉस्मिक रेस, ये ध्यान रखना। कॉस्मिक रेस मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज़ नहीं की जाती है क्योंकि ये अंतरिक्ष से पृथ्वी की जो बाहरी वायुमंडल होता है, वायुमंडल की जो बाहरी परत होती है वहीं तक आता है, आती है, ठीक, कॉस्मिक रेस। ये मेडिकल इमेजिंग मतलब डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज़ नहीं की जाती है, ठीक। बाकी गामा रेज की जाती है, एक्सरे की जाती है और रेडियो फ्रीक्वेंसी भी की जाती है यूज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। तो 59 हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी पेरेंटरल, ठीक है, मतलब दवा देने, जो दवा देने के निम्नलिखित मार्गों में से कौन सा मार्ग पेरेंटरल नहीं है, नहीं माना जाता है, हमें वो देखना है। मतलब ड्रग्स मतलब जो इंजेक्शन लगा जाता है या टेबलेट खाने का कौन सा तरीका सही नहीं है, ठीक, ये देखना है। तो सबलिंगुअल, सबक्यूटेनियस, ठीक है, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस। तो हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है इसमें कि जो दवा ड्रग्स देने का निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका नहीं है, हमें ये देखना है। तो सबलिंगुअल, ये सबलिंगुअल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सबलिंगुअल ये तरीका सही नहीं होता है, ठीक है। हमें डायग्राम के मतलब डायग्राम को देख के अच्छे से समझ पाएंगे, आगे नेक्स्ट डायग्राम है, ठीक है। बाकी सब क्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर एमआई लगाते हैं इंजेक्शन अपन, ठीक है, ये वो सब क्यूटेनियस, ठीक। इसमें अपन डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। ये है सबलिंगुअल रोट, इस तरह से टेबलेट नहीं दी जाती, ड्रग्स नहीं दिया जाता है, ठीक है, ये सही तरीका नहीं है। और ये बकल रोट ये भी सही नहीं है, ठीक। तो इसमें हमें ऑप्शन में दिया है इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्रावीनस, ठीक है, या ये सबलिंगुअल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ड्रग्स लेने का सही नहीं तरीका नहीं है तो वो सबलिंगुअल आएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। बाकी ये इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री से एमआई लगाते हैं, ये आईएम लगाते हैं अपन इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रामस्कुलर, ठीक। और सबक्यूटेनियस में 45 एंगल से लगाते हैं, ठीक है। और इंट्रावीनस में 25 एंगल से इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक, ये ध्यान रखना। ये मसल्स है हमारी, ठीक है, ये टिश्यू है और ये स्किन जो लेयर है एपिडर्मिस और ये वेन है। 25 का जो एंगल से जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो वेन में लगाया जाता है, ठीक है, इंट्रावीनस, ठीक है। बाकी 45 वाला टिश्यू में लगाया जाता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, ठीक है। और बाकी 90 डिग्री एंगल से जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो इंट्रामस्कुलर, ठीक है, आईएम में आईएम लगाया जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सबलिंगुअल, ऑप्शन नंबर ए। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ये डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स की सही परिभाषा है, ठीक। हमें यह देखना है कि चारों में से कौन जो चुंबकीय फ्लक्स की सही परिभाषा करता है, ठीक, ये देखना। तो लाइन्स अरेंज्ड अराउंड द मैग्नेट, मतलब चुंबक के चारों ओर व्यवस्थित सीमा रेखा होती है, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच एक अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक, ये भी सही नहीं लग रहा इसका। ऑप्शन सी है मैग्नेटिक पोल्स इन द एटम इज ए होल, परमाणु में एक संपूर्ण रूप से चुंबकीय ध्रुव है, ठीक। दूसरा ऑप्शन डी है डोमेन्स आर इन ये स्टेट ऑफ रैंडम डिसऑर्डर, डोमेन यादृच्छिक विकार की स्थिति में होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है
जो चुंबक के मैग्नेटिक फ्लक्स की सही परिभाषा करता है वो है लाइन्स अरेंज्ड अराउंड द मैग्नेट। लाइन्स अरेंज्ड अराउंड द मैग्नेट, चुंबक के चारों ओर व्यवस्थित सीमा रेखा लाइन्स होती है। ठीक, ये है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय प्रवाह या मैग्नेटिक फ्लक्स की सही परिभाषा करता है? तो ये आएगा चुंबक के चारों ओर व्यवस्थित सीमा रेखा लाइन्स होती है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।